हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 दिनों का समय है। अगर इन 28 से 30 दिनों में अपना डेली रूटीन सही से आपने सेटअप कर लिया, क्योंकि सिर्फ आपको प्रीलिम्स ही आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आगे मेंस के लिए अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, आप पूरी तरीके से रेस से बाहर हो जाओगे और दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। तो अभी सिर्फ 28 से 30 दिनों में जो मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, उसको सिर्फ फॉलो करिए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इन 28 से 30 दिनों में आपका जो प्रीलिम्स है वो आपका हर हाल में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अभी मैं आपको ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस के लिए एक साथ में बताऊंगा, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। स्टेनो के लिए मैं अभी बाद के मैं वीडियो में बताऊंगा, तो जिन्होंने स्टेनो के लिए अप्लाई किया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के स्टेनो का पैटर्न जो है वो एक तरीके से आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इस तरीके से स्टेनो में आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि स्टेनो में आपका फर्स्ट जो पेपर होगा वही आपका निर्णायक पेपर होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपकी फाइनल जो कट ऑफ होगी वो बनेगी जाके, क्योंकि स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बात करते हैं ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस के बारे में। तो पहला जो पोर्शन मैं उठाना चाहूंगा वो है आपका मॉक टेस्ट का, क्योंकि आप सभी मॉक लगाते हो, लेकिन किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो आपको नहीं पता रहती है। आपने क्या किया, मॉक लगाया, हो गया, ऐसा नहीं करना होता है। आपको सबसे पहले जिन्होंने मॉक लगा रहे हैं या जो नहीं लगा रहे, आज एक आप मॉक उठाइए। मैंने अभी ओलिवुड का आपका यूडीसी और एमटीएस का मॉक दिया है। बहुत से ऐसे लोग जो होंगे जिन्होंने लगा भी लिया होगा, लेकिन आप उस मॉक को लगाइए और आप ये कंपेयर करिए कि आपने इस टाइम पे जिस स्टेट की वैकेंसी में आपने अप्लाई किया है, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, क्या उसको आप क्वालिफाई कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो दैट्स गुड, नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब अभी आपको और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर आपके हर स्टेट में, अगर मैं जनरल की बात करूं, 150 नंबर से ऊपर प्रीलिम्स का आपका कट ऑफ जो है वो आपका गया था। ठीक है, तो इतना आसान होने नहीं वाला है कि आपको इतनी आसानी से नौकरी मिल जाए। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहली चीज आपको डेली मॉक टेस्ट अभी लगाने हैं, और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको रख दीजिए। फिर शाम टाइम उसके 4 से 5 घंटे बाद जो मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है, आंसर की, उसको एक बार चेक करिए और ये देखिए कि आपने गलत क्या किया, सही किया वो छोड़ दीजिए। आपने किन किन क्वेश्चन पे गलत किया है और किस क्वेश्चन पे आप इस पॉइंट पे आके रुक गए थे, जिसके कारण आपका आंसर जो है वो आपका निकल नहीं पाया। ठीक है, इन चीजों को आपको क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करना है। इनको एक पेपर में आपको नोट करना है कि इस मॉक में हमने क्या क्या गलती करी, क्या क्या क्वेश्चंस में हमने ये करना था, उन चीजों को आप नोट कर लीजिए। डेली आपको हर मॉक लगाना है, हर मॉक को देखिए और डेली ये देखिए कि पहले मॉक से आपने इंप्रूवमेंट किया है या नहीं किया है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप जो गलती कर रहे हो वो आपकी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, पहला आपको ये काम करना है मॉक टेस्ट में, और इसका जो रिजल्ट है मैं आपको बता रहा हूं कि 10 से 15 दिन में आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के 1 घंटे का पेपर होता है। यूडीसी में भी, एमटीएस में भी। मेंस की बात करें, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर होता है मेंस में, यूडीसी में भी और एमटीएस में भी। बस यूडीसी में आपका 50 मार्क्स का सीकेटी होता है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो कि आपका एमटीएस में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न है, सिर्फ डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि पेपर कौन कंडक्ट करा रहा है, आईबीपीएस करा रही है, एसएससी नहीं करा रही है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, और वो भी क्यों, क्योंकि आईबीपीएस का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन जिस हिसाब से वो पूछता है वो बहुत ही अलग तरीके से पूछता है, और पेपर जो होता है रीजनिंग और मैथ में इस तरीके से बनाया जाता है कि आप कैलकुलेशन में लगे रहिए, सवाल इजी होंगे, कैलकुलेशन आपकी हार्ड होगी और आप पेपर पूरा कर नहीं पाएंगे। जिन्होंने आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क का जिन्होंने पेपर दिया होगा वो ऑलरेडी सब चीज़ों को जानते ही होंगे। ठीक है,
तो अभी आपको सबसे पहली चीज आपको जनरल अवेयर्स में क्या करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपका ऐसा पोर्शन होता है कि आपका जैसे ही आया वैसे फटाफट आपको टिक करने होते हैं, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता और ना उसमें दिमाग लगाइएगा कभी। उसमें क्या करना है, अभी आपको सिर्फ 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जो कि आपका अफेयर क्लाउड से आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। वो एक एक करके आप धीरे धीरे हर पढ़ते रहिएगा। हर टारगेट बनाइए कि इन 5 दिन में मुझे क्या करना है कि 1 महीने का खत्म करना है। तो लगभग आपका 5 into 6 30 डेज में आपका 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपके इंटरनेशनल जो भी आपके डे होते हैं, नेशनल डे होते हैं, उनको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आपके क्रिकेट जो भी आपका टेबल टेनिस, इनमें आपका क्या क्या चीजें होती हैं वो लूसेंट से पीछे साइड देख लीजिएगा। फिर G20 समिट आपकी कब होने वाली है, तो ओलंपिक्स कब होने वाले हैं, ओलंपिक में आपका गोल्ड मेडल, इंडिया को कितने मेडल मिले थे, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर जाएगा, क्योंकि ICAI में अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद करंट में अगर हम बात करें, करंट में जो करंट में चीजें चल रही होती जैसे बजट से, हालांकि हो सकता है कि ना आए, क्योंकि फेब का ज्यादातर ना दे, लेकिन मे भी हो सकता है कि बजट का दे दे। ठीक है, तो बजट से रिलेटेड जो चीजें हैं कि बजट किसका कितना क्या अलॉट किया गया, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सबसे ज्यादा जो इस बार बजट जो है वो आपको किसका अलॉट किया गया, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का भी काफी पहले से आपका लगा आ रहा था, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट जो अभी करंट में चल रहा है उन सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये करंट में बता दिया, टॉपिक्स में मैंने आपको बता दें। अब क्या करना है कि साइंस वगैरह में, जैसे बायोलॉजी में अगर आप ले लीजिए तो विषाणु, बैक्टीरिया, इन सबसे आपकी क्या क्या बीमारी फैलती है वो एक बार तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ऊपर का जनरल अवेयर्स में पढ़ना है। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट टाइम एग्जाम में ये भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने। क्योंकि लगभग मोस्टली स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में एग्जाम निकालते हैं वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जो कि मैं आपको एग्जाम टाइम में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी वो आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, अभी सिर्फ आप पढ़िए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूं आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। उसमें रीजनिंग में आपके पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ज्यादा आते हैं। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में आपको टाइम लगता है, तो कोशिश यही करिए कि उनके जो क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो अलग अलग रीजनिंग का भी पोर्शन आपको अलग अलग मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक ओल्ड बोर्ड में मिल जाएगा, तो उनके आप अटेम्प्ट करिए। और वहां पे जो भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उनका एक टाइमर लगा के रखिए। अभी हो सकता है कि आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उनसे आपका टाइम जो होगा वो कम होगा। आपको सिर्फ प्रीलिम्स में क्या करना है कि अपना टाइम जो है वो आपको बचाना है, ज्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, मेन टाइम पे फोकस करिए, क्योंकि IBPS क्या करती है, जो आपके क्लर्क वगैरह ये UDC MTS के एग्जाम्स होती है ESIC के, उनमें ये कोशिश करती है कि आपका कैलकुलेशन आपको इतना दे दे जिससे आपका जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि अभी टेबल्स वगैरह याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मन में कभी तक कैलकुलेशन है वो करिए। मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे हो तो कहीं ना कहीं उससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें में आप जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उन पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ DI एक बार देखना, क्योंकि DI कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव आती है, ईजी होती है लेकिन कैलकुलेटिव आती है, तो DI पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। साथ ही साथ बाकी जो आपका मैथ का पोर्शन है वो मॉक टेस्ट लगा रहा है, वहां पे आपको जो आपके सम्स जो फंस रहे हैं, ठीक है, उनके एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट में आपको जो चीजें गलत कर रहे हो उन टॉपिक्स को लिखिए और उनकी डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनमें गलती ना हो। रिपीटेशन प्रोसीजर आपको रिपीट मतलब फॉलो नहीं करना है। ठीक है, कि आप बार बार गलती वही मॉक टेस्ट में कर रहे हो, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में आपका सबसे पहली चीज आपका ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि ग्रामेटिकल पोर्शन में ज्यादा फेस करते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स होगी, या आपके पास प्लेन टू पैरामाउंट होगी, उसको ले लीजिए, उनको एक बार ग्रामर देख लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह देख लीजिए। पीछे आपको क्वेश्चन वगैरह भी दिए होते हैं, उनको हर सेक्शन वाइज आप सॉल्व करिए, जैसे एरर्स के अलग सॉल्व करिए, ठीक है, इडियम फ्रेजेस इन सब के सॉल्व करिए। बाकी मेन जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आता है वोकैब और रीडिंग कंप्रहेंशन का। देखिए, रीडिंग कंप्रहेंशन
को इम्प्रूव करने का कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है कि आप कितना ज़्यादा आप रीडिंग करते हो। उसके लिए आप कुछ ना करो, डेली सुबह उठो, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप मंगा लो अभी, चाहे पहले 2 से 3 दिन में आप एक न्यूज़पेपर मंगाओ, उसका एडिटोरियल जो पोर्शन है वो डेली आधे घंटे में आप कितना पढ़ सकते हो और कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना डेली बेसिस पे, और अगर आपने 10 से 15 दिन में अगर आपने किया तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई रीडिंग कंप्रहेंशन की। अब आते हैं बात वोकैब्स की। वोकैब्स में आपको कुछ नहीं करना है। वोकैब्स में आप एक काम करिए, आप किसी भी बुक स्टॉल में जाइए, उनसे कह दीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वोकैब्स की कोई भी बुक दे दीजिए, चाहे आपकी वो एसएससी की हो, चाहे अगर आईबीपीएस की मिल जाए तो वो और अच्छी बात है, अगर कोई भी मिल जाती है। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में वोकैब्स जो होती है वो आपकी मिली जुली आती है। ऐसा नहीं होता कि नहीं कि एसएससी में अलग पूछी जा रही है, आईबीपीएस में अलग होती है। आईबीपीएस में पीओ वगैरह के स्टैंडर्ड अलग होता है, बट लेकिन क्लर्क वगैरह और ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस के स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आपने उतने भी वोकैब्स से डेली बेसिस पे डेली नियम बनाइए कम से कम 10 से 15 वोकैब्स पढ़ने का, 400 से 450 वोकैब्स भी पढ़ लेना, बहुत आराम से आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है निपट जाएगा, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन बस मैं एक चीज और कहूंगा कि इंग्लिश का अगर आपको कोशिश हो सके तो इंग्लिश का एक अलग से सेक्शन वाइज आपका जो मॉक आता है वो एक बार इंग्लिश का जरूर लगाइए, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो लगभग आपके मैंने सारे सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपके कवर कर दिए। सेम आपको पैटर्न आपको ईएसआईसी यूडीसी में फॉलो करना है। ईएसआईसी एमटीएस में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम होगा, बट लेकिन कैलकुलेशन जो होगा वो दोनों में आपका जबरदस्त आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्टेनो की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्रीलिम्स है वो आपको सिर्फ अभी क्वालिफाई करना है। अभी आप पूरा पेपर मत देखिए, मेंस कब होगा, क्या सीएसटी होगा, कुछ मत देखिए, आप सिर्फ अभी 30 दिन में ये फोकस करिए। एक डेली आप क्या करिए कि एक दीवार में आप ये लगा दीजिए ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस प्रीलिम्स। ठीक है, इतना आप लगा दीजिए और डेली सुबह उठिए, उसको 5 मिनट देखिए और मन में ये सोचिए कि मुझे बस हर हाल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में गोल सेट कर लेते हो तो आपका दिमाग वैसे ही वर्क करने लगता है जैसा आपका गोल जिससे आप पा सको। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेनो के लिए। स्टेनो के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है और वो ये ध्यान रखनी है कि आपका जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश का पोर्शन कवर करिए। ठीक है, क्योंकि स्टेनो में आपका रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है, जीए आपकी आती है और आपकी क्या आती है, इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंग्लिश में स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सेफ पॉइंट जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे रीजनिंग सबसे पहली चीज आप एक एक पॉइंट समझिए। रीजनिंग आपको क्या करनी है कि रीजनिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो है वो आपको कवर अप करना है, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश में अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया तो जीए में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो पोर्शन होगा वो कवर अप हो जाएगा। अब जीए में मैं आपको यूडीसी एमटीएस के लिए बताना भी भूल गया, स्टेनो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ईएसआईसी में क्या होता है कि आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कई बार, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन है। मान लो पूछ लिया गया कि ईएसआईसी का डीजी कौन है। ठीक है, मान लो ईएसआईसी के कितने ब्रांचेज हैं, कितने स्टेट में बटा हुआ है ईएसआईसी, तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। ईएसआईसी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या ईएसआईसी का वर्क होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन सारी चीजों का अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक कुछ चीजें हैं। अगर हम बात करें आपसे स्टेनो के लिए, तो मैंने आपको इंग्लिश का ऑलरेडी यूडीसी वाले में मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस किस तरीके से। देखिए स्टेनो में ध्यान रखिएगा, रीडिंग कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट आपका दोनों हो सकता है आ जाए, या ये हो सकता है कि रीडिंग कंप्रहेंशन आपके 2 आ जाएं। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग 8 से 10 मार्क्स का आपका ये हर हाल में आने वाला है। तो अगर आपने इंग्लिश में स्कोर अच्छा कर लिया तो आप बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अभी स्टेनो जो है वो लगभग रिटर्न के लगभग 3 से 4 महीने बाद होगी। तो सिर्फ आपको स्टेनो में रिटर्न का हर में कम से कम 200 में 140 से 150 स्कोर करिए, अगर आपको अपने स्टेट में नौकरी पानी है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने ईएसआईसी स्टेनो के लिए मैंने अलग से वैकेंसी, क्या इंग्लिश और हिंदी स्टेनो के लिए क्या क्या वैकेंसी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी आरटीआई डाल दी है। अगर आप जो भी वहां से रिप्लाई आता है तो उसका मैं रिप्लाई जो है वो मैं आपको इस चैनल पे मैं बता दूंगा। तो प्लीज फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आपको बहुत सी अपडेट्स ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के लिए मैं लाता रहूंगा। और अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।